सुंदर प्रसंग ये भी है कि इसमें दूसरी भाषाओं के भी कई लेखक आए हुए हैं। इसमें से मराठी के 2 युवा लेखक हमारे साथ में हैं। एक चकोर शाह जी हैं जिन्होंने मराठी में उपन्यास लिखा है, क्लिक होनार करके किताब है, दोस्तार क्लिक दोस्तार चकोर शाह जी हैं। और संजीव कोटकर जी हैं जिनकी कहानियों की किताब आई है निःशब्द और शाश्वत। तो मैं इन दोनों लेखकों का स्वागत करता हूँ कि इस भाषाई विविधता के साथ इस कार्यक्रम का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी चयनित कविताएं, जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ, चयनित कविताएं न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आई है। और आने के तुरंत बाद वो किताब इनके बड़े भाई इतने प्रभावित हुए तेज कुमार सेठी जी, और उन्होंने पूरी किताब का हिमाचली में अनुवाद कर दिया और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने सामने से आगे बढ़ के उस किताब को भी पब्लिश करने की पेशकश की और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया है। अपनी पुस्तक से पहले मैं इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे अध्यापक रमेश कुंतल बेग, हमें सौभाग्य मिला उनसे पढ़ने का। एमफिल में मैंने उनके साथ पढ़ाई की और मेरी पत्नी सुमनिका उनकी शोध छात्रा रही, PhD उसने सौंदर्य शास्त्र में उनके अधीन की। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सरसंगम और मुंबई के हमारे मित्र अगर सहयोग न करते तो ये विशेषांक नहीं छपता। ये विशेषांक पहले बनास जन पत्रिका में बेग जी पर निकला, जिसका संपादन प्रदीप सक्सेना ने किया। और अगर वो जानकारी सही है, पल्लव जी कहते हैं शायद 2000 कृतियाँ थी और हमें बहुत मेहनत इस पर करनी पड़ी। कोरोना बीच में आ गया। कई साल पहले जब एक दिन उनकी खल खींची होनी मण गई ते कुछ ही दिनों बाद जुट्टा पहने होना धरतू दिया नंगिया पिट्ठी पराले जुट्टियां दे निशान मिलते नुची दे थले दबोई होनी धरती हरियाइया दा लेप लांदी जुट्टे अंबरा पताला टोली आए जुट्टे दी महक दिमागे तक खोई आई हो। कई 1000 साल भी गए नंगिया पैरों ने टो नहीं लई कुनी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को इस समय याद करना चाह रहा हूँ। श्री R.P. महर्ष जी थे एक जमाने में मुंबई में। मुझे लगता है कि जितने गजल लिखने वाले लोग रहे हैं उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनकी किताब थी गजल विधा और बाद में फिर संपूर्ण गजल विधा। और तब से मैं रमाकांत शर्मा जी से परिचित हूँ और मैं उस समय जब इनसे मिलता था तो मैं इनके पिताजी को ही रचनाकार और सारी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे इनके रचनाकार व्यक्तित्व का भी पता लगा और बीच बीच में हम लोग पिछले दिनों तथा मुंबई में भी और पत्र पत्रिकाओं में भी पुस्तकों के माध्यम से हमने जाना। आमंत्रित करता हूँ वो आए और सारे प्रबुद्ध साथियों, 2025 में मेरी 2 किताबें आई हैं। अब मुझे खुशी इस बात की है कि इस साल मेरा 10वां कहानी संग्रह मुझे पापा जैसा नहीं बना ये आया और 8वां उपन्यास टकरा, ये दोनों इस वर्ष में आए और ये मेरे लिए बहुत ही एक संतोष का विषय है। मैं केवल अपनी पुस्तकों के बारे में बात करूँगा बहुत संक्षेप में। मुझे पापा जैसा नहीं बनना, ये इसमें मेरी 15 कहानियाँ संकलित हैं जो पिता पर केंद्रित हैं। इसमें 2 कहानियाँ तो सायास लिखी गई पिता पर और बाकी की जो कहानियाँ हैं वो अनायास उसमें पिता है। और जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया कि आप अपने कुछ ऐसी कहानियाँ दीजिए जो एक उसमें कोई विषय हो,
तो मेरे दिमाग में ये सबसे पहले ये विषय आया। और इसमें जो 15 कहानियाँ हैं, उन 15 कहानियों में मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि पिता पर बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। लेकिन पिता शायद परिवार का सबसे एक उपेक्षित व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका जो प्यार है वो दिखाई नहीं देता। उसके प्यार पर हावी हो जाती है उसकी जिम्मेदारियां और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत है वो उस पर हावी हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि पिता को जब तक हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनका प्यार कैसे आता है, डांट से, हिदायतों से, नसीहतों से उनका प्यार आता है। और ये प्यार हम बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत देर हो चुकी है। पिता के पक्ष पर जो कहानियाँ से 15 है, मैं 15 के बारे में आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा, पढ़ कर के आपको लगेगा। सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि ये कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने पिता को अपने पास महसूस करेंगे। हम माँ को तो अपने पास महसूस करते हैं, लेकिन पिता को महसूस करना ये आपको लगेगा। मैं इसका कोई अंश नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कहानी का आनंद पूरी कहानी पढ़कर आता है। सिर्फ इसमें से 2 कहानियाँ ऐसी हैं जो पुरस्कृत हैं। एक यूके कथा कासा कहानी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार है, और एक दूसरा जो मुझे पुरस्कार मिला है वो बात कहकर मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी कोई कहानी छपती है तो प्रतिक्रियाएं आती हैं। कभी कभी तो केवल 1-2 ही प्रतिक्रिया आती है, और कभी कभी किसी कहानी पर कई आ जाती हैं। इसमें कहानी ऐसी है जिसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, और उसमें से केवल एक प्रतिक्रिया आपको सुना करके मैं अपनी इस पुस्तक के बारे में बात करूँगा। मुझे एक दिन ये कहानी छपी थी, इससे कुछ दिन बाद एक रात में फ़ोन आया। रात में फ़ोन आने के बाद मैंने पूछा, सब कौन बोल रहे हैं, पहचान बोले, अरे आप मुझे नहीं पहचानते? मैं कहा नहीं। तो मैं आबिद सुरती बोल रहा हूँ। सर बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, क्या आपने मुझे फ़ोन किया है? बोले मैंने आपको फ़ोन क्यों किया है वो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। बोले आजकल मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, अधूरी छोड़ देता हूँ और ऊपर आता हूँ। बोले आपकी ये कहानी मैंने पूरी पढ़ी है, और मैंने सोचा कि ऐसा कौन आदमी है जिसे मैं जानता नहीं हूँ, बम्बई में रहता हूँ, जिसने अपनी पूरी कहानी मुझे पढ़वाई, और ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार। लेखिका को बुलाऊंगा, इनकी एक पुस्तक मिथिला की लोक कथाएं प्रकाशित करने का सुअवसर मुझे मिला है। मैं विभा जी को उस समय से जानता हूँ, वो लिखती थी, फिर वो लिखते लिखते लेखिका से कब वो एक्टर बन गई मुझे पता ही नहीं लगा, और फिर वो थिएटर, लोक गायिका, यानी इनके व्यक्तित्व के इतने रंग हैं कि आप इनके साथ पूरा दिन गुजारें आपका मन नहीं भरेगा। और तरह तरह के और बड़े मनोरंजक तरीके से चीज़ें पेश करती हैं ये। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये मेरे लिए एक मॉडल है कैंसर से जूझते हुए और कैंसर को एक उत्सव बना करके लड़ते हुए इनको मैंने देखा है, और उस दौर में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं हमने पढ़ी हैं। एक बार हम चाहते हैं कि जोरदार बहादुरी और साहस के लिए आप लोग इनका मैं आपको सोलो थिएटर में मैं ले आई। नाटक मुझे मिलते नहीं थे, तो मैंने नाटक लिखना शुरू किया, एकल नाटक लिखना शुरू किया, और अभी तक कुछ 13-14 एकल नाटक लिख चुकी हूँ, फुल लेंथ जो नाटक है उनके अलावा। मंजू जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला था, और उस तरीके से ये 4 नाटक हैं, इसमें लिखे हैं मैंने। एक नाटक का मैंने रूपांतर किया जो टैगोर की नाथ की कहानी है भिखारी में, उसका भिखारी।
मैं कृष्णा कृष्ण की, बिंब प्रतिबिंब और नौरंगी नटनी जो संजीव की कहानी पर आधारित है। अब तक जो नाटक 13-14 लिखे हैं उसमें से ये 4 नाटकों का यहाँ कलेक्शन है और इसको संजना बुक्स ने प्रकाशित किया है। संजना तिवारी जी अगर आप दिल्ली में जाते हैं या दिल्ली से परिचित हैं तो मंडी हाउस में उनको सारे लोग पेड़ वाली किताब वाली बाई कहते हैं। वो जिस तरीके से किताबों के लिए समर्पित है, अब उनका प्रेस आ गया है और उसमें से किताबें आ रही हैं, वहाँ से ये किताब आई है। दूसरी है ये मधुबनी की मुनिया। मधुबनी मेरा जन्म स्थल है, मैं वहाँ से हूँ। वहाँ रह करके मुझे इस शहर ने, इस जगह ने मुझे किस तरीके से निर्मित किया है, मुझे किस तरीके से खंगाला है। यहाँ के ईंट पत्थर, यहाँ के कंकड़ पत्थर में मुझे उसके साथ साथ मुझे उस्तानी जी जैसी शिक्षक मिली। मेरी माँ जो खुद हेडमिस्ट्रेस थी और वो उस समय के नेपोटिज्म से इतना घबराई हुई रहती थी कि कभी उन्होंने मुझे किसी भी तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होने दिया। और उसके साथ साथ कांकड़ पाथर जोड़ के उस्तानी जी मिली तो हमने उसमें लेकर के हमने पत्थरों को जोड़ करके, जो जिसे हम चक्की कहते हैं, जाता कहते हैं, उसमें हमने चने भी पीसे, उसमें हमने गेहूं भी पीसा और उसमें उखल में हमने धान भी पीसे। तो ये जरा अपनी एक जद्दोजहद है और ये सारी संस्मरण की किताब है जिसे पिछले साल अद्वित प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। और इसके बाद शिनचैन डैड एक बड़े ही नए फ्लेवर की कहानी है और इसमें सारी कहानियाँ अभी हाल फिलहाल की है जो हंस में, कथा वनमाली कथा में, परिकथा में, इन सब में प्रकाशित हुई है। उनमें ये कहानियाँ हैं और उन कहानियों का ये संग्रह है जिसे रुद्रादित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया और कमलेश्वर स्मृति कथा सम्मान से इसे सम्मानित किया गया था। चौथी किताब जो मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण किताब है वो ये कि उनके मन में जैसे ही हम कहते थे, वो हिंदुस्तान भी नहीं कहते थे, वो इंडिया भी नहीं कहते थे, जैसे ही हम कहते थे कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, वो कहते थे कि अच्छा आप भारत से आए हैं। असर साहब यहाँ हैं, उनके पास लंबा अच्छा खासा अनुभव है और इस कहानी को लेकर के खास तौर पे जब बातचीत चलती रही तो वहीं से वहाँ के एक स्टाफ ने कहा कि जो भाई वो जो बात जो मधुरी में है ना वो कहीं नहीं है। तो वो माधुरी नहीं, पंजाबी एक्सेंट है लाहौर का, तो वो मधुरी बोलते हैं। और फिर कहा वो बात वहाँ से वो चलते हुए की कहानी पहुँची है। खास तौर से इस किताब में मैंने जो ख्याल रखा कि इसमें मैं पाकिस्तान और उसके साथ साथ मैं माधुरी दीक्षित को किस तरह से रिफ्लेक्ट करूं। प्रियंका पॉल है यहाँ की बॉम्बे बेस्ड बहुत यंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसे बनाया है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये ट्रक आर्ट है। पाकिस्तान में आप देखेंगे वहाँ ट्रक इतनी सजी धजी ट्रक होती है कि वो बिल्कुल लगता है ना कि एक नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजी होती है। बहुत खूबसूरत ट्रक होता है, वहाँ ट्रक होते हैं वहाँ के, और वो उस ट्रक का आर्ट मैंने यहाँ इस पे वो लिया है और बीच में वो लाहौर है। और इस तरीके से मैंने ये कोशिश की कि इस किताब को देखते ही आप ये समझें कि हाँ ये पाकिस्तान में माधुरी दीक्षित है। मैथिली में है, इसकी ये टाइटल कहानी मैंने किसी के लिए हिंदी में भी अनुवाद करके उनको दिया था, लेकिन ये अपने आप में एक मैथिली के साहित्य में, आधुनिक मैथिली साहित्य में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक लेखक की किताब, किसी एक लेखक की 14 कहानियाँ मुस्लिम परिवेश पर है और अपने आप में एक थोड़ी सी अलग किताब है। और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे वक्ता यहाँ, बहुत सारे लेखक यहाँ बोलने के लिए हैं और मैं आप सबको बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करती हूँ, मंच को आभार प्रकट करती हूँ। 7 से 8 मिनट आपको ऐसा आभास होगा कि मैं बहुत बोल रहा हूँ लेकिन समय से पहले खत्म हो। दूसरा ये है कि भाई आदरणीय मंच तो सब बोलते पर आपके धैर्य को सलाम, आपके कामों को सलाम। इतने सारे शब्द एक बार आप सुन रहे हैं तो प्रणाम। और आप बैठे हुए हैं आराम से हाथ बांधे हुए, जरा आवाज आपकी सुनाई नहीं देती, तालियों की तो सुनाई देती। यहाँ खड़े होके मुझे एक एहसास हो रहा है इस हॉल में पहली बार ही शायद नहीं, पहली बार मैंने किसी थैली वाले का बैनर नहीं देखा। ताली बजा के भाई नहीं तो फलाना बनिया, वो वाला, वो परिवार वाला, वो ये कि जिंदगी भर लेखक कलम चला चला के पूंजीवाद के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन
एक पूंजीपति से ज्ञान पीठ लेते हैं, ये द्वंद्व। सही बात। बधाई है ये स्वर संगम को, बधाई हृदय बैंक जी को, रमन मिश्रा जी को, आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे अचानक फोन आया, अक्सर मेरा आपका मैं समझता हूँ, आपने 40 सालों से मुझे देखा है, एक किराए के घर में मैं रहता था और उसके बाहर वो राजभवन स्टूडियो में जो एनडी स्टूडियो जिनका है नितेश, उन्होंने सेट बनाया था और वो किले का सेट और वो किराए के मकान की बालकनी और बम्बई की बारिश, और वहां से मेरी शेक्सपियर हैमलेट की ट्रेजेडी मेरी हो गई और टू बी और नॉट टू बी का खुमार ऐसा लगा कि यार डॉक्टरी भी चली गई, घर बार छोड़ के आ गए, अब क्या करेंगे। और 100 दिन में रोया, और वो 100 दिन जो मैं रोया उससे पैसे कम नहीं होते थे, पैसे होते थे कि जेब में, और बाहर जो ब्रेड वाला है वो लगातार बोलता, साहब आपका नाटक वाटक का क्या हुआ। और मुझे लगता कि एक तो जला हुआ मैं, ऊपर से ये रोज तेजाब करता है। लेकिन रोने धोने के बाद 100वें दिन मैंने उसकी बात सुनी और वो बात थी आपके नाटक वाटक का क्या। और वो सुनने के बाद मैंने कहा ये व्यक्ति ये क्यों बोल रहा है कि आपके नाटक वाटक का क्या हुआ, ये व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा कि हमारे नाटक का क्या हुआ। और वो बोध ज्ञान मुझे मिला और उस बोध ज्ञान से ये पुस्तक बनी 12 अगस्त 1992 में, और उसका सूत्रपात हुआ थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य दर्शन। और 12 अगस्त 1992 में जब ये संकल्पना ली तो 6 दिसंबर से भारत का भूगोल इतिहास सब बदल गया। बंबई को जला दिया। उस वक्त मेरे पास नौजवान थे 10-12, और उसमें से आज ऐसे भी एक्टर हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं फिल्म का। और मैंने अपने कलाकारों से कहा कि भाई ये जाके करना है नाटक। उन्होंने कहा कि नहीं हमको सफदर नहीं बनना है, एक ने कहा मुझे तो श्रीदेवी बनना है, एक ने कहा कुछ भी है। अच्छी बात ये थी मोबाइल पेजर वगैरह कुछ नहीं था, सब साथी आए, मैंने उनको सफेद कुर्ता दिया, ये हमारा कफन है। और जो हिंदू हृदय सम्राट ललकार रहा था मातोश्री से, उसके ठीक सामने एक बस्ती है, आज वो पानी की टंकी तोड़ दी गई एक रेलवे टर्मिनस बनाने के लिए, और वहाँ हमारे कलाकारों ने नाटक किया। दूर से किसी ने आवाज दी और वो प्रदीप के गाने से शुरू हुआ। लेकिन हमने रिहर्सल में तय किया था कि भैया मारो काटो दंगे का सीन है, कोई भी आ जाए तलवार भी लेके आ जाए, हिलना मत, नहीं तो मारे जाए। कलाकारों ने उस बात को निभाया, और जब हमने नाटक शुरू किया कि मारो काटो बचाओ, लोग तलवार लेके आ गए। लेकिन मैं पानी की टंकी पे चढ़ा और मैंने वहां से गाना गाया, आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कहीं पे आग कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, चारों ओर हिंसा है हिंसा, हर छुरे पर फूल लगा है, रोती है गीता, रोती है सीता, रोती है कुरान रोती था। उसके बाद कर्फ्यू बाउंड एरिया में, इसी मुंबई शहर में, बहरामपाड़ा में 1500 लोगों ने वो नाटक देखा। उधर मिलिट्री थी, इधर पुलिस थी, और जब आखिर में एक संवाद है नाटक में, इंसान जिंदाबाद, तो दर्शकों ने कहा इंसान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। वहां से निकला है ये दर्शन, और आज इसकी किताब बनी। किताब भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे नया पब्लिकेशन शुरू हुआ 4 साल पहले, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन। उनकी संपादक ने कहा, मैं हरियाणा में गया था तो वहाँ एक हरियाणा सृजन उत्सव था, तो वहाँ बात सुनी, वहाँ उसके जो कर्ता धर्ता भी हैं, तो उन्होंने फोन किया कि अरे आप इतना सब लिखते हो, जैसे रमन जी मेरी कविता पढ़ते हैं तो बोले इतना लिखते हो, भेजो जरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार किसी प्रकाशक ने कहा आप भेजो, हम किताब छापेंगे, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं पहली बार अपनी किताब के बारे में कुछ अपना पढ़ना नहीं जानता सर, दूसरों का पढ़ता, थिएटर करता था। फिल्म देखी, ये समझ में आया कि मैं फिल्मों में वो तो नहीं कह पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ।
वो तो कुछ और लोग तय करते हैं क्या कहा जाए। तो ऐसे ही लिखते लिखते मैं फेसबुक पे लिखता था और कुछ लोग पढ़ते थे, लोग मुझे फेसबुक या लेखक भी कहते थे। अचानक वो पढ़ते पढ़ते एक प्रकाशक का फोन आया कि भाई मैं किताब छापना चाहता हूँ, और ये किताब छप गई। हालांकि मैं लेखक नहीं हूँ, वापस कह रहा हूँ इस बात को। तो मैं क्या करूँ, मतलब अपने बारे में या किताब के बारे में क्या कहूँ मुझे नहीं पता। मैं इसमें से पढ़ता हूँ कुछ, बस वही कर सकता हूँ मैं। कविता कहेंगे या क्या कहेंगे, जो भी आप तय करें क्या कहें कहा जाए। साक्षी। कहीं किसी कोने में जहां हवाएं लाती हैं खबरें, खेतों की सिसकियां, शहरों का शोर और सत्ताओं की साजिशें, वो गवाह है इस बहते समय का। नदी की तरह जो उफनती है, तोड़ती है किनारे, पर वो मूक नहीं है। उसकी आंखें पकड़ लेती हैं सपनों के टूटने का रंग, कभी लाल कभी धूसर। उसके कान सुन लेते हैं हवाओं में दबी पुकार, कभी विद्रोह कभी करहा। जब वो रचता है समय ठिठक जाता है। उसकी कूची या शायद कलम कागज पर नहीं हवा में उकेरती हैं चित्र। एक माँ का आंसू, एक बच्चे की हंसी, या सड़कों पर बिखरा गुस्सा। वो बुनता है इतिहास नाजुक पर तेज, जैसे कोई तलवार जो काटती नहीं बल्कि जगाती है। उसके रंग, उसके शब्द सब एक गीत हैं जो कहता है मैंने देखा, मैंने सुना और मैं चुप नहीं रहा। उसका कैनवास एक दर्पण है जिसमें समय झांकता है और डरता है, क्योंकि वो गवाह है, वो गवाह जो बोलता है। जब वो रचता है सितारे रुककर देखते हैं, चांद झुकता है और सुबह रंगों से उगती है। वो नहीं रुकता क्योंकि समय नहीं रुकता, पर वो समय को पकड़ लेता है अपनी हथेली में, जैसे कोई उड़ता बीज जो कहीं जाकर। बंगला के बहुत लोकप्रिय लेखक थे। तो वो अब बेटी की शादी के लिए परेशान थे और अपने मित्रों से कहा करते थे कि देखिए कोई योग्य वर मिले तो बताइए। तो ये बात किसी एक बड़े जमींदार को मालूम पड़ी कि वो लेखक महोदय की बेटी, और वो बहुत गुणवान बेटी थी, बहुत अपूर्व सुंदरी थी। जमींदार ने सामने से न्योता दिया कि आप मेरे घर पे आएं और देखें, अगर आपको लगता है कि आपकी लड़की यहाँ रहने लायक उसके लिए है तो ये शादी पर विचार करिए। और वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के उनके घर पे गए और बड़ी हवेली, बड़ा वैभव, बहुत तामझाम, और लौट के आए तो लोगों ने पूछा कि सामने से आपको इतना बढ़िया, तो ये कब तय कर रहे हैं शादी, कब कर रहे हैं? बोले मैं वहाँ शादी कर ही नहीं सकता हूँ। तो बोले क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हमेशा किताबों से भरे घर में रही है और मैंने देखा उस हवेली में एक भी किताब नहीं थी। आदरणीय मंच और सभागार में बैठे हुए सभी समृद्धजन, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी। तो सब सभागार में कई ऐसे परिचित चेहरे हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप तो मेरे गुरु रह चुके हैं, मार्गदर्शक रह चुके हैं, कई सबके नाम लेना संभव नहीं होगा। शेट्टी जी, रमेश आजन जी, मंजूर जी हैं, युवा जी हैं, रमाकांत शर्मा जी हैं, ऐसे कई चेहरे और भी हैं। मंच पे जो चेहरे हैं उनको विशेष रूप से इसलिए अभिवादन करना चाहूँगा क्योंकि धीरेन्द्र जी सभागार में बैठ चुके हैं। प्रेम जन्मेजय जी 2013 या 14 की बात होगी, हम लोग लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार लेने एक साथ में थे, दिव्य रमेश जी साथ में थे। और तब से जो परिचय है और जो सम्मान है और छोटे भाई की तरफ उनका जो स्नेह है, प्यार है, तो भाई साहब आज मुंबई, यहाँ से दिल्ली जाना आसान है लेकिन मुंबई में ट्रैवलिंग करना जरा मुश्किल है। सभी को मेरा नमस्कार।
मंच को नमन करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रेमचंद मंजर जी, गंगाराम जी, आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम मेरा। सर ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। हाँ, ये बात सही है कि नानी बन चुकी हूँ, 5 साल की नातिन है मेरी, और अच्छा लगता है जब वो नानी कहती है। मैं बोलती हूँ नानी नहीं, बेटी को बोला उसे नानी माँ बोल लें, तो वो नानी माँ मुझे पुकारती है। खैर, मेरी इस साल जो कविता संग्रह आई है पुस्तक मेले में, अर्धबोध के सानिध्य में, जिसका पोस्टर में नाम है, लेकिन वो मेरे पास अभी तक नहीं आई। 2 पुस्तकें जो यहाँ पर है, हमारा समाज और हम, और चेक एंड मेड कहानी संग्रह है, पुस्तकनामा से 2025 के पुस्तक मेले में आई थी। और हमारा समाज और हम, ये मेरी स्तंभ लेख और पत्रिकाओं में लेख की किताब है। स्तंभ लेख अभिलाष अवस्थी सर ने दबंग दुनिया और दैनिक दक्षिण मुंबई में लिखवाया था, तो वो इसमें संग्रह में संकलित है। और पत्रिकाओं में लेख मुझे विजय कुमार जी, विश्वनाथ सचदेव सर और प्रेरणांशु के पलाश विश्वास, ये सर का आशीर्वाद है तीनों का, कि उन्होंने जब भी लेख लिखने कहा और मैंने अपने उनके विश्वास को रखते हुए बहुत मेहनत से लिखा। अब वो कैसा है वो वही बोलेंगे, और प्रकाशित हुआ है तो मैं समझूंगी उनका आशीर्वाद मिला है। अर्धबोध के सानिध्य में इसका बहुत लंबा इंतज़ार रहा मेरे लिए। 2016 में मेरी दूसरी कविता संग्रह आई थी, गीली मिट्टी के रूपाकार, लखनऊ में लोकार्पण हुआ था। मंगलेश डबराल सर को बतौर अध्यक्ष बुलाया था मैंने, और वो वहाँ ही उन्होंने ये बात रखी थी कि विजय राय जी ने क्यों निकाला, तो मैंने बोली सर, उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, तो बोले अच्छा। तो मुझे कुछ लगा कि वो शायद कुछ चाहते हैं। मैंने बोली सर, इसके बाद की संग्रह आप निकाल दीजिए, तो बोले बिल्कुल मैं निकालूंगा। तो मैं 2018 में उनसे मैंने बात की, तो बोले कि मुझे बाय पोस्ट भेजिए अपना पूरा कविता प्रकाशित करके, प्रिंट करके। तो मैंने उन्हें बाय पोस्ट भेजा, उन्होंने कविताएं पढ़ी, फिर मुझे सेतु प्रकाशन को देने के लिए कहा। बोले रीता, अमिताभ से छपवाइए, और बहुत अच्छा लड़का है, इंतज़ार करिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनसे ही छपवाइए। मैंने बोली सर, आपने बोल दिया, मैं उनको ही दूंगी। लेकिन मैं ना अमिताभ को जानती थी, ना सेतु प्रकाशन को जानती थी, और सर चले गए।